आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास CBSE का हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर। हमारे अतीत थर्ड यानी कि जो 8th क्लास का है, फर्स्ट 6th क्लास का है, सेकंड 7th का है। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के हिसाब से हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 10 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, मतलब कि कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ, यानी कि प्लेस वो कौन सी थी। ये आप एक ऐसे ही चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हो, कैसे, कब और कहाँ। लाइन टू लाइन समझना और इसी में से आपके क्वेश्चन भी आते जाएंगे इम्पोर्टेंट वाले। बुक लेकर बैठना आप लोग, और जो नहीं बैठने बुक लेके वो नोट्स बनाते जाना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया गया है तारीखें। ठीक है, यानी कि जो डेट होते हैं। ओके, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। आज भी हम हर पेज पे काम करते वक्त लिखते हैं, या हम कोई काम करते हैं उसमें होते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो गई, कोई सर्टिफिकेट हो गई, पास आउट वाले हो गए, तो हम हर एक चीज़ की डेट रखते हैं ना। तो उस टाइम पे डेट कैसे लिखी जाती थी, कैसा कौन सी चीज़ की जाती थी। एक वक्त था जब इतिहास तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास के तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, मतलब कि बोरिंग है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है? बिल्कुल नहीं। इसमें से कोई जो है, ऐसी कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह से की थी और उसमें क्या बदलाव आए, यानी पहले कैसे थे और अब वो कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात भी करने लगते हैं। डिफरेंसेस बेसिकली कैसे और कैसे हुआ करता था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपनी आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते कि इसको किसने बनाया, कहाँ से आया, कैसे हुआ। इसका मतलब ये है, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जैसे कि कुछ हमें दिख ही रहा हो। वह हमेशा से ऐसा ही रहेगा, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। अचंभा मतलब बहुत ही शॉकिंग चीज़ें भी आती है। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता रहता है। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपने जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ, किसने किया। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर तक यात्रा किस तरह कर पाते थे और किस चीज़ का वो यूज़ करते थे। सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे तो उस समय लोगों की जानकारी थी वो कैसे मिलती थी। ऐसे सवाल जो बहुत ही पूछे जाते थे। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा किए गए पहले नक्शे का आवरण, जो कि 1782 रॉबर्ट कलवाइन ने रेलवे के हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनिल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे को तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वच्छतापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथों में ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे इनको सौंपे जा रहे हैं। ये पिक्चर इतनी क्लियर तो नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी है। यहाँ पर एक छोटा सा स्तूप है, यहाँ पर 2 लोग हैं। यहाँ पर वो एक है जिसके हाथ में भाला है और यहाँ पर 3 भारतीय लोग हैं जो उसको हाथों में कुछ सौंप रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारे पिक्चर्स को अपने रियल बुक में, मतलब कि NCERT की बुक में या गूगल पे जाकर और भी चेक कर सकते हैं आप। ऐसे सारे इतिहास के सवाल हमें उस समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जो समय समय पर
जैसे कि कुछ ना कुछ हमेशा हिस्ट्री में चेंज होता रहता है, उनके बारे में। ठीक है, समय को हमेशा सरल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रही है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसके स्वाद धीरे धीरे ही उनके ज़बान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रिया को लिए स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो टाइम पर वो धीरे आया होगा। पहले किसी और ने टेस्ट करा होगा, फिर किसी और ने करा होगा, और ये लोगों को पसंद आता गया, तो ये लोगों की एक ऐसी ही पसंद बनती गई। ठीक है, इसीलिए हम उसको एक तारीख में तो फिक्स बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक ऐसी तिथि नहीं बता सकते, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे यहाँ इंडिया भारत, वो सिर्फ व्यापार के मकसद से आए थे। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था, यह इतिहास राजा महाराजा और उसकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहास यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब वह मरा, और उसके बाद अब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इसी तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर जैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियायतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृत व समाज किस तरह बदले। इसका कोई जो है फिक्स तिथि यानी कि डेट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक काम बहुत ही स्लो हुआ है, सालों लगे हैं, महीनों लगे हैं। तो इसीलिए हमें तारीख या महीनों में इसे बताना तो बिल्कुल ही गलत होगा। कौन सी तारीख है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि इम्पॉर्टेंट। जो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर है, विज्ञापनों में भी पसंद नापसंद तय होती थी कि किस तरह के विज्ञापन छापेंगे और क्या छापेंगे। ठीक है, पुराने विज्ञापनों में हम यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। मतलब लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट था जो मार्केट में बहुत तेज़ी से आ रहा था। ठीक है, चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे एक तरफ एक भारतीय महिला दिखाई दे रही है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। और राजकुमार घोड़े पर बैठा हुआ है, और जो आर्थर है, ड्यूक ऑफ कॉनट की पदवी दी गई है। मतलब इसको बहुत ही रॉयल चाय बनाने के लिए बिल्कुल वहाँ के राजा का फोटो इस प्रचार में यानी कि विज्ञापन में लगाया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, कि वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये क्वेश्चन है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों में इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम उसे कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है और हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश सरकारों ने जो इतिहास लिखे हैं, उनमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अपने रीति नीति से ही यहाँ पर राज करा था। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, विलेजी, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, विटन, रिपन, कॉलिंज, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं।
ये वो सारे लोग हैं जो जिन्होंने अलग अलग समय पर यहाँ पर शासन किया था, गवर्नर जनरल के पद पर थे। इसमें गवर्नर जनरल और वायसरॉय का भी कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। एक के बाद एक बनता ही जाता था। ये बहुत ही फिक्स था। इतिहास ने इन सभी किताबों की सारी तारीखों को महत्व इन अधिकारियों की, उनकी गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। मतलब कि कौन से गवर्नर जनरल ने किस टाइम पे राज किया, क्या क्या उसकी रीति नीति और जो रूल रेगुलेशन थे वो क्या था, इसके आधार पर हम उन सब डेट और तारीखों और सालों को लिखते हैं। ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौरान के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उनको अलग अलग अध्याय में भी बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? मेन क्वेश्चन, हम ऐसा करते क्यों हैं? ताकि हम जो उस टाइम की जो घटनाएं थी उसको सेपरेट करने के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने रखना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राज किया है, गवर्नर जनरल बने हैं और ये सिलसिला कभी नहीं ख़त्म हुआ है। इसलिए हम इसको अलग अलग में बांट देते हैं ताकि हमको इसको याद करना और पढ़ने वाले को भी समझ में आए और समझाने वाले को भी ईजी हो जाए। इसी प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? सेम रीज़न। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों और उसके केंद्र तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हर समय को बांटते हैं। ये शब्द है अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलावों का क्या मतलब होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उन्हीं समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। ये उन लोगों का सिर्फ मानना था, क्योंकि जिनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उसी हिसाब से वो थ्योरी बनाएंगे। मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मील ने तो यह तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तानी प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते थे और बाकी सबको बहुत ही बेवकूफ़। इसीलिए उनको लगता था कि वही लोग सिर्फ इंडियन लोगों की जो हेल्प कर सकते हैं और उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसका अपोजिट था। इतिहास की इसी धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। 700 भी ज़्यादा धर्म के लोग यहाँ पर भारत में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रचलन खत्म होता गया और कुछ ऐसी हैं जो धर्म है वो विलुप्त हो गए। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका क्या मतलब है? यह कहना चाहते हैं कि जितने भी हैं औरों के जीवन और तौर तरीकों का जीवन का कोई महत्व होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्म के राजाओं ने भी शासन यहाँ पर किया है, इसीलिए नहीं किया कह सकते हैं। अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण में अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास और आमतौर पर प्राचीन
मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की ओर अपनी समस्याएं इतिहास को इन खंडों में बांटने की ओर समझ की पश्चिमी से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनको लगता था कि इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा विकास हुए हैं, जबकि नहीं है ऐसा। बहुत सालों से भारत में विकास किया जा रहा है। यहाँ पे और भी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका विकास बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से उन लोगों ने किया है। ओके, तो कह सकते हैं, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे काम कर सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं देख सकते हम, बिकॉज यहाँ पे सबकी अलग अलग राय होती है। अंग्रेजों के शासन के लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक बेसिकली होता क्या है, अब हम इस वाले जो पैराग्राफ है उसमें ये समझेंगे। तो ध्यान से इम्पोर्टेंट जितनी भी लाइन है मार्क करते जाना और नोट्स बनाते जाना। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। मतलब कि जो राजा यहाँ से पहले राज कर रहे थे, उनमें से बहुत से ऐसे राजाओं को उन्होंने दबाकर अपना कब्जा कर लिया। उनको मारते पीटते धमकाते थे या उनसे बहुत लालच वाला काम करवाकर उससे उसकी सत्ता छीन लेते थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। मतलब कि उन्होंने बड़े बड़े टारगेट करे, जैसे कि कहाँ से कंट्रोल होता था, राजा रानी लोग किया करते थे या जो बड़े मंत्री होते थे वो व्यापारी होते थे, तो अंग्रेज लोगों ने उनको टारगेट किया, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में रहेंगे तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तो वैसे भी उनके कब्जे में आ ही जाएंगे। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीज़ों को सस्ते कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर पूरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। कि कोई दूसरे जगह से आए और उसकी जो भी रीति नीति, सभ्यता थी उसको बदलने की कोशिश करे और उसकी जो अपनी पर्सनल है वो दूसरों पर थोपे, तो ये होता औपनिवेशिक। लेकिन जल्द ही आप यह समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं करते थे। इसीलिए यह किताब हमारे अतीत यानी कि अतीतों के केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि उनको कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसी हुई थी, क्या ऐसी चीज़ों का वो उपयोग करते हैं। बेसिकली आप इस वाले में इसको जानेंगे। वे कहते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज जो थे को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय स्थानों में दफ्तर, प्रांतीय सचिव जो होते थे, सचिवालय, कचहरी, सबके सामने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए थे। मतलब कि जो वो लोग इम्पोर्टेंट कुछ भी लिखते थे ना, तो उसको संभाल कर वो बहुत रखते थे। या तो वो खुद ही उसको पढ़ेंगे और किसी टॉपिक पे वाद विवाद के लिए, या फिर उसके आने वाले फ्यूचर के लिए, कि अगर उसके बाद कोई भी आया तो उसको समझ आ जाएगा कि पहले वाले ने क्या किया, कैसे किया। तो इसलिए उन लोगों को लगता था हर चीज़ को लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एक पॉइंट से सही भी है।
19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश को सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई गई थी। मतलब कि वो जो पुराने दस्तावेज थे वो ख़राब हो रहे थे तो उसको कॉपी किया गया है, लेकिन जैसे उन्होंने लिखा सेम टू सेम बनाए गए हैं, उसको बोला गया है कि नकल किए गए हैं। उन्हें खुशनवीसी की माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई स्टार्ट होने वाली थी। ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला, 2 पेज बचे हैं। चलो अच्छा है, लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगा तो आप भी बोर्ड नहीं होंगे, बट इम्पॉर्टेंट तो है चैप्टर। तकनीकी भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप उन लोगों की बातें नहीं समझोगे, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उगाते हैं, अगर इन सब को नहीं जानेंगे तो उस पर रूल करना कठिन है, ऐसा अंग्रेज लोगों का मानना था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए थे, यानी कि जांच पड़ताल की गई थी और लोगों से राय वगैरह भी ली गई थी। गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जनगणना भी ज़रूरी है, इन बातों का भी जानना ज़रूरी है। 19वीं सदी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना भी होने लगी। जनगणना के जरिए भारतीयों के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानवीय स्तरीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। मतलब कि किस टाइप के पेड़ पौधे हैं, क्या खाते हैं, क्या उगाते हैं, कहाँ रहते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, जाते कहाँ हैं, आते क्या हैं, काम क्या करते, सब कुछ इन डिटेल। और इन सब चीज़ों को भी वो लिख कर रखते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक जने ने सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी और दूसरे को बता दी, नहीं, उनके पास पूरा रिटर्न में ये सारे हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधे के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे, जो बहुत अच्छी ड्राइंग करते थे, जिनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती थी, उनसे ये बनवाया जाता था। इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह की जानकारियाँ किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। सरकारी क्यों? क्योंकि ये सारे जो वहाँ के रूलर थे उनके नज़र में हुए हैं। फर्स्ट वाली ये पिक्चर है, तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज द्वारा तैयार की गई एक सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा जाता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ये पिक्चर ऐसे इसलिए है कि उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ जो ड्राइंग करी थी वो एकदम फिनिशिंग तो थी, बट बहुत सारे में कलर नहीं है, ये सारे ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग हैं, यानी कि बेसिकली स्केच वाला। आप दूसरे पेज पे बंगाल के भी पिक्चर में आपने देखा होगा, इस वाले में, कि बंगाल के जो मानचित्र था और उसका सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसिपल द्वारा बनवाई गई ये तस्वीर 1832 में बनाई गई थी।
और ध्यान से देखने पर हमें इसका इस्तेमाल होने पर भी पता चलता है कि लोग कैसे काम करवाते थे। चित्र पर प्रयोजन में वैज्ञानिक स्वरूप खास तौर पर जोर देना था। यहाँ पर भारतीय लोगों को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती भी काम करवाया जाता था, जो कि हम हर चैप्टर में ये चीज़ पढ़ते जाएंगे। उनसे कैसे बेरहमी से बर्ताव किया जाता था, किस तरह उनसे काम करवाया जाता था, उनके खेत हड़पना, ज़मीन हड़पना, मारपीट करना, उनको जेल में बंद कर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी। तो हिस्ट्री हमारी बहुत ही ऐसी रोचक है, तो आपको चैप्टर 1 से ही साथ चलना होगा। ये हमें पता चल गया कि ये सरकारी दस्तावेज हुआ करती थी। इनसे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी जो दिलचस्पी थी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के पूरे लोग क्या महसूस करते थे, बिकॉज वो एक जने का ओपिनियन वहाँ पर लिखा जाता था या जिसने ढूंढा। पूरे देश में लोग क्या सोचते इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हम कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इसलिए आज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों का स्मरण बहुत महत्वपूर्ण। लोगों की आत्मकथा और स्थानीय बाज़ारों से बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो लोग घूमने के लिए जाते थे या आते थे, किसी और ने जो लिखा उसी से हमें उस देश में क्या चल रहा है ये पता चलता था, क्योंकि सरकारी दस्तावेज में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। और ये जो इतिहासकार होते हैं इसी पे सिर्फ डिपेंडेंट है। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, उसी से हमें आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। अब जो पढ़ना लिखना जानते थे ऐसा तो नहीं था सिर्फ वही देख सकते थे या सुन सकते थे, देख सकते थे, सुन सकते थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हर एक काम कर सकते थे। बस लिखा हुआ उन्हीं लोगों के पास मिलता है जो पढ़े लिखे थे, कवि काव्य, जो बड़े घर के लोग, रिच घर के लोग होते थे वो। इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव और गुजर करते थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इन सब के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब को आगे पढ़ते जाएंगे आपको यह भी समझ आने लगेगा कि वहाँ पे लोग कैसे काम किया करते थे और क्या करते थे। इस चैप्टर में फ़िलहाल तो इतना ही था, पर जो इसका आगे वाला चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आप इस चैप्टर को पढ़ लो, उसके बाद अगले चैप्टर में को पढ़ना, और इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखी हुई है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबार यानी कि जो न्यूज़पेपर होते थे, अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता था। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे अपने काम वेतन पर पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया है। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया है। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए खाना आता है, वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें तो चपाती और दाल खानी पड़ती है, उसे जानवर तक नहीं खा सकते। ऐसा उन लोगों का मानना था। और यहाँ पे उन्होंने आंदोलन करी थी। तो उस न्यूज़पेपर में इतनी बात बताई गई। हमें पुराने न्यूज़पेपर से ऐसी न्यूज़ की कटिंग और भी मिल जाती है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।